वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। 6 जून के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रोज की तरह आज के डिस्कशन की शुरुआत भी हम कोटेशन से करेंगे। आज का कोटेशन है, इट्स डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। वोल्टेयर का स्टेटमेंट आप ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके के ऐसे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब आपको हिंदी में समझ में आ रहा होगा कि कई बार सही साबित होना और सही होना भी डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, अगर वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की नीति जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है वो गलत है या गवर्नमेंट अपने आप में रॉन्ग है। इंटरनेशनल कई सारे अफेयर्स चल रहे हैं, आप हांगकांग का इशू देख सकते हैं या अदर वर्ल्ड में जब आपको ये लगता है कि प्रूव्ड ये कंडीशन है जहाँ पर गवर्नमेंट के स्टेप्स गलत रहे हैं, तो ऐसी जगह पर इन कोटेशंस का यूज़ किया जा सकता है। आइए देखते हैं। जैसा आपको मालूम है कि दिन ब दिन ये डिस्कशन रिच होता जा रहा है। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको शेयर करें। व्यूज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जितनी चीज़ें भी कहते हैं हम उसको लगातार इसमें ऐड करते जा रहे हैं। जो लोग नए व्यूअर हैं उनको बता दें कि हम सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से लेकर के चलेंगे, आगे भी चलेंगे। और अगर आपको कभी किसी पॉइंट पर बेसिक चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, वो आगे कभी किसी डिस्कशन में ज़रूर इंक्लूड कर दिया जाएगा। हाँ, आप अपने उस कंसर्न को कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के डिस्कशन में क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका कि हम यूज़ करेंगे और हमें पता चलने वाला है। तो आपको कोटेशन मालूम हो गया आज का, आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा कॉपी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ नहीं बल्कि आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स जानेंगे बैकग्राउंडर के तौर पर, और ये आपको सीधे मदद पहुंचाएगा प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी में इस साल के लिए लगे हुए थे 2020 में, वो लोग अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको अवेयर कर दूं कि प्लीज़ रिलैक्स होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तैयारी को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। डिस्कशन को, न्यूज़पेपर को इंक्लूड कीजिए, जितना हो सके इंक्लूड कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि न्यूज़पेपर में आई हुई जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस से जुड़ते हैं, उसको आप पढ़ते जाएं। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो होगा एक आत्मनिर्भर भारत में ये जो अभियान है इसका क्या एग्जैक्ट उद्देश्य है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही अलग एंगल डिस्कस किया गया इकोनॉमी वगैरह से जोड़ते हुए। ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट और इसका अभी तक अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर के देखें तो क्या कुछ हुआ है, और आई एम श्योर आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलने वाला है इंडिया चाइना का। जब हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर अभी तक तो हम शायद मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो एक एंगल को जानते हैं। आज एक नया एंगल आपको दिखने को मिलेगा। जेंडर गैप पर एक एक्सप्लेन पेज पर न्यूज़ आई हुई है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो डिस्कशन है यहाँ से कुछ डाटा एंड फैक्ट्स आपको मिलेंगे। जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे या जेंडर गैप की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर हम कई आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक और आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ था। ठीक है, साथ में हमने न्यूज़ को भी जोड़ना शुरू कर दिया है, तो मतलब अब पूरे इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर डिस्कशन आपको यहाँ पर मिल रहा है फिर से। और आपको इस डिस्कशन को सुनने के बाद अगर मन करे तो आप न्यूज़पेपर पर जाइए, वरना उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इट इज़ माई गारंटी। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। प्लीज़ इसके बारे में सोचिए कि हाउ टू फॉर्मेट इट। आप लिख नहीं भी रहे हैं तो कम से कम ये ज़रूर सोचिए कि क्या इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये सीधे आपको हेल्प करेगा। और हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन का भी आंसर देख लेंगे। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ दिल थाम के बैठिएगा। डिस्कशन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप पूरा डिस्कशन देखेंगे, पूरा न्यूज़ सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप यकीन मानिए कि सबसे अच्छा काम ये कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के लिए अब आपको किसी मैगज़ीन पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो आपकी कॉपी होगी, जो आपका नोटबुक है जिसमें आप करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स को लिखते हैं, वही आपके काम आएगा और उससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो आज हमें क्या क्या पता चलेगा, अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो आप लोग कहेंगे ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, और आज बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स को इसमें हम देखेंगे। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसके बाद कोटा एंड लाइसेंसिंग राज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो कल परसों हमने डिस्कस किया था, थोड़ा आपको और एक ओवरव्यू दूंगी। कंपेरेटिव एडवांटेज, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ नेहरू, आपको पता है
फॉरवर्ड पॉलिसी तो अभी तक आप जानते थे कि चाइना अपना रहा है, बट ये फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ नेहरू क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन, बैंड वैगनिंग और क्वाड, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको आएंगे और इसके अलावा वेरियस अदर पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू हेयर। तो आर्टिकल कौन कौन सा होगा, देखिए, एक तो जेंडर गैप पे है, दूसरा वाला फॉरेस्टेबल पीस, तीसरा है व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत, और कैनबेरा कनेक्ट, ठीक है। न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ में, नेशनल न्यूज़ में ये दोनों न्यूज़ होगा, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप एक इमेज देख लीजिए, इसको अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप टिक करते हुए चलें या इन पर ही इम्फेसिस करें। सैटेलाइट इमेज आई हुई है, आईसीएमआर की स्टडी है। फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऑर्डिनेंस 2 लाया गया है। 2 ऑर्डिनेंस में क्या कुछ सेफगार्ड्स हैं फार्मर के लिए, दैट विल डिस्कस। इकोनॉमी का न्यूज़ होगा जिसमें कि कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना वर्स है, अब दिखना शुरू होता जा रहा है, और इसी पर जो न्यूज़ है विल डिस्कस। इंटरनेशनल के जाएंगे पेज पर, तो वहाँ पर आपको नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन टू स्टॉप मिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इंटरनेशनल लेवल पर है लेकिन कोविड-19 को जोड़ते हुए है, और यहाँ पे एनालिसिस बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है। और फिर आखिरी न्यूज़ का इंटरनेशनल का होगा चाइना से जुड़ा हुआ, चाइना की टेरिटरी से जुड़ा हुआ। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन देख लीजिए, टोटल 5 क्वेश्चंस आज भी दिए गए हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप लोग आंसर राइटिंग शुरू करें, इसके बारे में सोचें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो आपको सेलेक्ट करा सकता है। आंसर राइटिंग आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी, आप जितना जल्दी अपना आंसर बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे, आप यकीन मानिए आप अपने सिलेक्शन के उतने करीब होते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आत्मनिर्भर भारत पर ही है। यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, बाद में जब एनालिसिस आप सुनेंगे उसके बाद आपका व्यू पॉइंट चेंज होगा, ठीक है। सो द टू व्हाट extent do you feel that the आत्मनिर्भर अभियान will really make India self reliant and real in real sense, इसके बारे में है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं कि आखिर क्या पूछा जा रहा है, और फिर डिस्कशन को सुने, ठीक है। ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लीजिए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है, तो आप जब इस पेज पर जाएंगे तो प्लीज़ बी अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोटा सिस्टम पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आप जान लेंगे न्यूज़ में। और फिर लाइसेंस राज पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें भी इस वाले पेज पर भी आप जब जाएंगे तो प्लीज़ अवेयर रहिएगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया चाइना डिस्प्यूट पर हम बात करेंगे, इतने दिनों से बात करते आ रहे हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। साउथ चाइना सी का मैप देख लीजिए, मैपिंग के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं एंड ऐड कर रहे हैं हम लोग इसको, आज इसकी शुरुआत आप मान सकते हैं। साउथ चाइना सी डिस्कशन में भी है, और डिस्कशन के दौरान आपको मिलेगा, ये लोकेशन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये पूरा रीजन है साउथ चाइना सी का, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ये चाइना है और चाइना का डिस्प्यूट इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए ये जो साउथ चाइना सी है ये अकेला चाइना का तो नहीं है, यहाँ पर वियतनाम है, इधर मलेशिया है, ये सारे जो देश हैं इन सभी का इंटरेस्ट है इस पूरे रीजन में। और इस वजह से चाइना का डिस्प्यूट क्यों है, क्योंकि चाइना मैक्सिमम एरिया को कवर करना चाहता है, और यही आज की ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, और इसके अलावा भी कुछ और न्यूज़ है। तो ये लोकेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ पर आने वाले गल्फ, यहाँ पर आने वाले स्टेट, यहाँ पर आने वाले जो अदर चीज़ें हैं आइलैंड वगैरह, इनका नाम पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू, अभी फिर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, आप में से जो लोग अभी पैनिक कर रहे हैं वो प्लीज़ पैनिक ना करें। कोर्स यहाँ पर है, कई सारे कोर्सेज हैं, अगर आप खुद के लिए चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 85006941 पर। क्लासरूम प्रोग्राम और फुल कोर्स अवेलेबल है, फुल कोर्स में आना है, यू आर मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब दिल्ली आएंगे तब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जानकारी अभी ले सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस का जो कोर्स है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल रहा है, तो आप ऑनलाइन अभी इसकी शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। इसमें आपको मेंटर मिलते हैं, कोच मिलते हैं, और आपकी तैयारी में आने वाली जितनी प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पर एड्रेस किया जाता है, क्या और कैसे होता है, कैसे बातचीत होती है, कैसे कनेक्शन होता है, इसके लिए आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अभी तक तो ओवरव्यू चल रहा था, इंट्रोडक्शन चल रहा था।
व्हाट इज़ आत्मनिर्भर भारत, इस आर्टिकल में जाने के पहले, आर्टिकल बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा लिखा गया है, लेकिन इसे जाने के पहले कुछ हम फैक्ट्स जानेंगे। ठीक है, तो इसको आप कहाँ पर लाएंगे सिलेबस में? आई होप अब तो याद हो ही गया होगा, जीएस पेपर 3 में आ जाएगा ये सिलेबस, इंडियन इकोनॉमी। और बैकग्राउंडर देख लेते हैं। एपीएमसी, एपीएमसी का जिक्र हमने कई बार किया है और डिस्कशन भी कई बार किया है, आज भी देख लेते हैं। एपीएमसी है क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है डेफिनेशन, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, इसका फुल फॉर्म है एपीएमसी का, और ये एक मार्केटिंग बोर्ड को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, क्या करता है? मार्केटिंग बोर्ड को स्टैब्लिश करता है बाय अ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। ये सारे फैक्ट ध्यान में रखना है। कौन इसको स्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट थ्रू आउट द इंडिया इसको स्टैब्लिश करती है अपने अपने राज्यों में। किस लिए? फार्मर्स के सेफगार्ड के लिए, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। जो बड़े बड़े रिटेलर होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं, उनके द्वारा एक्सप्लॉयट किया जाता है कई बार, तो वो ना हो, इसी के लिए एपीएमसी को ओपन किया जाता है स्टेट के द्वारा। फर्स्ट सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन अकर ओनली एट मार्केट यार्ड, मंडी ऑफ एपीएमसी। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस का क्या सिचुएशन था? तो बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स जो थे उस समय में, उनको एक बार ऐसा ही पैनिक सिचुएशन को क्रिएट हुआ या एंग्जाइटी क्रिएट हुई कॉटन के प्रोडक्शन को लेकर के। तो उन्होंने स्पेसिफिकली कॉटन को जो लोग उगाते थे उनके लिए इस तरीके का कोई एक्ट पास किया था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ी ऐसे एक्ट की जहाँ पर फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और जो लोकल मनी लेंडर्स वगैरह हैं उनसे उनको बचाया जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए ये लगातार ये नीड थी, ये ज़रूरत थी कि ऐसा कोई कानून लाया जाए। इसके प्रिंसिपल क्या है ये ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल्स के दो हैं। पहला है दैट इंश्योर द फार्मर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड बाय द इंटरमीडियरीज। जो इंटरमीडियरीज हैं उनके द्वारा जो फार्मर है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए। और दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है? ऑल फूड प्रोड्यूस शुड फर्स्ट बी ब्रॉट द मार्केट यार्ड एंड देन सोल्ड थ्रू द ऑक्शन। ठीक है, ये इसका दो प्रिंसिपल है जिस पर ये काम करती है। इसके फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आएंगे, यकीन मानिए, डिस्कशन में जब इतनी बार आ रहा है और इनडायरेक्टली आ रहा है और डायरेक्टली भी इसमें बदलाव हुआ है, अभी आपको मालूम होगा, तो इसीलिए क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसीलिए इनके बेसिक फीचर ज़रूर मालूम होने चाहिए। साइलेंट फीचर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एंड लाइसेंस नॉर्म्स को रिलैक्स करना, सिंगल मार्केट फीस रखना, फार्मर के लिए इजी टू गेट करना, टू प्राइवेट पर्सन्स कैन सेट अप ओन मार्केट। तो ये इसका जो एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 है उसके साइलेंट फीचर का यहाँ पर जिक्र है। ठीक है, अब कोटा एंड लाइसेंस राज की बात कर लेते हैं। कोटा का मतलब आपको पता होना चाहिए। कोटा क्या होता है और ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो पहले तो आपको याद रखना है कि कोटा जो है वो नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर है। समझ में आ गया? मतलब कोटा क्या है? ट्रेड बैरियर है। तो ध्यान रखना है कि कोटा ट्रेड को इन्हांस नहीं करेगा, वो उसको काउंटर करेगा, वो उसको रोकेगा, क्योंकि ये एक नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से आप ट्रेड को रोक रहे हैं। रिस्ट्रिक्टिंग द इम्पोर्ट ऑफ कमोडिटी, आप किसी कमोडिटी के इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यही है कोटा। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार ने कहा कि 1 करोड़ से 100 करोड़ 1 करोड़ के बीच में जो कारें हैं उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इंपोर्ट करने में लिमिट कर दिया जाए। लाइक इंपोर्ट ऑफ कार ₹1 करोड़ टू 100 कार पर ईयर। एक साल में 1 ईयर में आप 100 कार मंगा सकते हैं। कितने रुपए वाली? 1 करोड़ वाली। तो ये इस तरीके का जब आप कोटा फिक्स कर देते हैं तो उसी को ये कोटा सिस्टम कहा जाता है। और इसको ट्रेड के अगेंस्ट माना जाता है, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अगेंस्ट माना जाता है। इसीलिए डब्ल्यूटीओ ने अपने मेंबर कंट्री से इसको अबॉलिश करने के लिए कहा है कि जितने भी तरीके के कोटा उनके मेंबर कंट्रीज़ में हैं डोमेस्टिक तौर पर, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लाइसेंस राज क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस राज आपने कई बार सुना होगा, या फिर परमिट राज। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये 1947 से लेकर के 1990। तो 90 क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 1991 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। कौन सा बदलाव? एलपीजी को हमने अपनाया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपने भारत में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उसके पहले की स्थिति ये थी कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को
यहाँ आना होता था, भारत में ओपन करना होता था अपनी कंपनी को, तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और वो भी जब हम ब्रिटिश राज के समय की बात करते हैं तो स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। इसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर रह चुके सी राजगोपालाचारी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की भी स्थापना की थी कि ये ऐसे प्रैक्टिसेस जो होते हैं उसको रोका जाए। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हाल रहा, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपको मालूम है। देखिए एग्जाम्पल है कि अगर किसी प्राइवेट एजेंसी को भारत में अपना कंपनी ओपन करना है तो उनको 80 गवर्नमेंट एजेंसी से होकर के गुजरना पड़ता था। तो आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा टैपिज्म होगी, रेड टैपिज्म होगी, कितना स्लो सिस्टम होगा, कितना स्लो प्रोसेस होगा, और कौन फिर यहाँ पर आकर के आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा। हालांकि मिड 80s के बाद सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल हुई, कई सारे रेगुलेशंस लाए गए इतने टफ नॉर्म्स को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन 1991 के बाद बहुत चीज़ों को आसान कर दिया गया। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1995 में आया, एज यू नो, एंड इट वाज इनेक्टेड वे बैक 1955। और इसमें क्या है, अभी ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अभी कुछ चीज़ों को बाहर निकाल दिया गया है। ये एक्ट कुछ इस तरीके से है कि इसमें पूरी तरीके से सरकार रेगुलेट कर सकती है। किन किन चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है, वो प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकती है, वो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट कर सकती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब इतना ज़्यादा रेगुलेशन सरकार क्यों दिखा रही है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि ये जो कमोडिटी है, ये जो सामान है, ये एसेंशियल है। एसेंशियल सामान क्या हो सकता है, कोई भी एडिबल ऑयल, पल्सेस, फर्टिलाइजर, ड्रग यानी दवाइयाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब एसेंशियल माने जाते हैं। और अगर इस पर किसी प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कॉरपोरेशन का बोलबाला हुआ, दबदबा हुआ, दबाव हुआ, तो इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए प्राइस को स्टेबल रखने के लिए और साथ ही में जो फार्मर हैं उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को 1955 में लाया जाता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल में देखेंगे कि ये जो कानून अभी तक लाए गए, उन्होंने कितनी मदद की किसानों की, कितनी मदद की प्राइस को स्टेबल करने में, और इसमें इसके लिए जो हमारा सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे, उनका क्या कहना है। तो आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं। शुरुआत होती है, कहा जाता है कि आत्मनिर्भर भारत का जिक्र 2 बार स्पीच में किया गया। बहुत एम्फेसिस इस बात पर दिया गया कि आत्मनिर्भर भारत बनना है। क्या मतलब है इसका? क्या हम फिर से एक पुराने एरा की तरफ जा रहे हैं? क्या हम फिर से नेहरूवियन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं? आर्टिकल का कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइटर कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस का यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब नेहरूवियन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब आप टैरिफ को इंक्रीज कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर कि लोग ज़्यादा इंपोर्ट ना कर पाए उस सामान का, तो वो एक तरीके से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। या फिर अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को आप इतने अच्छे कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि उनको इंपोर्ट बाहर से ना करना पड़े। तो ये भी इसको कंपेरेटिव एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोला जा सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ही इनडायरेक्टली इसको कहा जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेल्फ रिलायंस का मतलब बिल्कुल भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ सकते हैं और खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका जो मेन विजन है इस बात पर फोकस करना है कि इसका जो मेन विजन है वो क्या है। वो है पोस्ट कोविड जो वर्ल्ड होगा ना, पोस्ट कोविड जो ग्लोबल पूरा सप्लाई चेन होगा, उसमें भारत को इंक्लूड कर देना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ऐसी कंडीशन बनाए अपने यहाँ पर, ऐसे लॉ एंड रेगुलेशंस बनाए कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट करे। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो आपके पास पैसे आएंगे, और आपके पास पैसे आएंगे तो आप उसको खर्च करेंगे, मार्केट इकोनॉमी अपने आप आगे बढ़ने लग जाएगी। इट इज़ नॉट अ कमांड इकोनॉमी कहा जा रहा है। इसका मतलब बिल्कुल भी कमांड इकोनॉमी नहीं समझना। ये लाइसेंस एंड परमिट राज और इंस्पेक्टर राज फिर से शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ पर सरकार ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश कहीं किसी भी एंगल से नहीं की है, बल्कि गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि डिसेंट्रलाइज्ड लोकलाइजेशन को फॉलो किया जाए। ठीक है, अब इसमें आपको समझना है कि व्हाट डज इट मीन। टेक प्राइड द लोकल ब्रांड, ठीक है, जो लोकल ब्रांड्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। एम्फेसिस रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी,
रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर एम्फेसिस करना है। क्या मतलब है, कैसे हम लोकलिज्म को डिसेंट्रलाइज करेंगे, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे हम हर एक छोटे छोटे लेवल पर लोगों को उठाएंगे। तो उसका ये तरीका है इनकरेज लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंडिजनाइजेशन। तो इस बात पर आपको फोकस करना है और गवर्नमेंट का भी फोकस यहीं पर है। ठीक है। द रीसेंट अनाउंसमेंट, आपको याद होगा अभी कुछ अनाउंसमेंट किया गया, जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म सरकार लेकर के आती है, चीज़ों को लिबरलाइज किया जा रहा है, नॉर्मल किया जा रहा है। रिफॉर्म में आपको याद रखना है कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट और एपीएमसी एक्ट, जिसको इस वजह से लाया गया था कि ये प्राइस को नॉर्मल करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और फार्मर को फ़ायदा पहुंचाएंगे, वैसा करने में ये असफल रहे। और साथ ही में जो ट्रेडर्स थे वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे एग्रीकल्चर के सेक्टर में। लेकिन अब जब हमने इसको ईज़ कर दिया, खास करके एपीएमसी एक्ट को हमने ईज़ किया, इससे क्या होगा, जो ट्रेडर्स हैं वो भी आकर के पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पहले लोग डरते थे कई सारे कानूनों से, जो किसान हैं वो अपने ही उपजाए हुए सामान को बाहर स्वतंत्रता से बेच नहीं पाते थे, ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शन होता था, फिक्स प्राइस पर उनको बेचना पड़ता था अपने सामान को। जो व्यापारी हैं वो ज़्यादा सामान नहीं खरीद सकते थे, वरना उनको होल्डर्स का टैग दे करके जेल भी डाला जा सकता था। तो इस तरीके के जो कानून थे उसको आसान बनाया गया है। एंड इल्यूजनरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पास्ट। और अब ये जो सिचुएशन, एक इल्यूजनरी ऑब्जेक्टिव क्यों कहा जा रहा है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया कि ये जो सरकार सोचती थी कि ये दोनों एक्ट लोगों की मदद करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसने और ज़्यादा वोलेटिलिटी को बढ़ावा दिया है। मतलब जो दाम में अचानक से आप देखते हैं कि प्याज आपको आज 20 रुपये किलो मिल रहा है और देखते ही देखते विदिन 15 डेज हो सकता है कि आपको 60 रुपये किलो मिलने लग जाए। तो ये इतनी जो वोलेटिलिटी है उसके पीछे एक ये भी कारण है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, और इसको हटाने में या इसको रेगुलेट करने में ही, इसको ईज करने में ही सरकार का और सभी का फ़ायदा है। तो इस चीज़ को सरकार ने भी यहाँ पर समझा और उसके कुछ इफ़ेक्ट हुए कि जो डिसीजन मेकर्स हमारे, उन्होंने इसको नॉर्मल किया, ताकि अब जो किसान है वो ग्लोबल मार्केट में जाकर के पार्टिसिपेट कर पाए, और जो ट्रेडर्स हैं वो सामान को खरीद के रख पाएँ, सप्लाई चेन में लोग ऐड हो पाएँ। और इस तरीके से जो एक एम है, इसमें सरकार इनडायरेक्टली मदद कर रही है सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करके। ठीक है, बाकी तो रोल किसान का और व्यापारियों का रहने वाला है। सेल्फ रिलायंस इम्प्लाइज द प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट आर मेड फ्लेक्सिबल्स। और इससे पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो होगा ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी तक कई सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, इकोनॉमिक अनाउंसमेंट हुए हैं, तो सब जगह पर देखा गया कि सप्लाई साइड पर सरकार ने बहुत फोकस किया है, राइट। अब इसके बाद कुछ और लगातार बदलाव जो हैं वो पूरी सिचुएशन को अच्छा करने में मदद करेंगे। और अभी हमने देखा कि हर एक सेक्टर में नॉर्म्स को ईज़ किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले दिनों की न्यूज़ है ये कि स्पेस सेक्टर को ओपन किया गया, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो आप जब इतने बड़े बदलाव ला रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के फील्ड में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। एंड डीक्रिमिनलाइज करना कॉरपोरेट लॉ को, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे कंपनियां डरेंगी नहीं, वो आपके यहाँ पर आएंगी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉ, अब इनका कहना है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है, लेकिन अभी हम अगले आर्टिकल में देखेंगे कि इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको देना चाहिए। नो लेस फेयर मार्केट, मतलब ज़्यादा इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होगा सरकार का, या मार्केट में उसको अपने अकॉर्डिंगली चलने दिया जाएगा। जो नेशनल लेवल, इंडस्ट्री लेवल और इंडिविजुअल लेवल है, सभी जगह पर उसको अपने अकॉर्डिंगली चलने दिया जाएगा। गवर्नमेंट हैज़ इंडिकेटेड दैट इट वुड प्रोवाइड वेरियस फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स एंड प्रोटेक्शन टू की इंडस्ट्रीज़। जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ भी तो होती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, तो इनको सरकार मदद करेंगी, इनको देख रेख में रखेंगी, इनके सप्लाई चेन डिमांड का ध्यान रखेंगी। तो ये सारे अभी तक सरकार के स्टेप्स रहे हैं। उसके बाद कुछ रेजिलियंस फैक्टर भी सरकार लेकर के आई, जैसे कि सेफ्टी नेट क्रिएट किया है। कैसे, इंडिविजुअल्स और वल्नरेबल सोशल ग्रुप्स को सरकार ने क्या किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया। हमने देखा था कुछ स्कीम्स के माध्यम से कि कुछ पैसे लोगों के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं, जो वुमन है, जो सीनियर सिटीजन है। आपको याद होगा मनरेगा का हमने जिक्र किया था, मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया जा रहा है, गारंटी
वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को कहीं ना कहीं रखा जा रहा है और लोगों तक हेल्थ इंश्योरेंस और बेनिफिट कवरेज दिए जा रहे हैं। तो वेयर डज दिस अप्रोच लीड? अब किस चीज़ की ज़रूरत है? जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और इतने सारे बदलाव ऑलरेडी कर दिए गए, तो अब आगे किसकी ज़रूरत है? व्हाट एल्स टू बी नीडेड? तो अब ज़रूरत है कुछ रिफॉर्म की। किस तरीके के रिफॉर्म की? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होना चाहिए और सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है? सोशल ट्रस्ट एंड एबिलिटी टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप इतने बड़े सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक एंटिटी को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो उसमें सोशल ट्रस्ट और एबिलिटी द एबिलिटी टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो हो आपस में वो बिल्कुल पक्का हो और उसको लोग पूरा करें, ये बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होने चाहिए, लीगल रिफॉर्म की ज़रूरत है। आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। कहा जाता है कि इन इफिशिएंसी एंड डिले ऑफ द लीगल सिस्टम आर नाउ द सिंगल बिगेस्ट हर्डल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब आपके यहाँ जो ये एक केस आज इसकी सुनवाई नहीं बल्कि 10 साल के बाद सुनवाई होती है, ये जो हमारा रवैया है लीगल सिस्टम का इतने डिलेड और इनएफिशिएंट होने का, समहाउ वो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हर्डल है। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? जुडिशियल प्रोसेस और लीगल सिस्टम को अच्छा बनाने की है। और आत्मनिर्भर भारत का जो ये अभियान है, जब तक लोग इसको फील नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको लोगों को समझना होगा उसी तरीके से जिस कॉन्फिडेंस ने से प्रधानमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया है, उसी कॉन्फिडेंस को लोगों को अपने अंदर लेकर के आना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। फॉर अ स्टेबल पीस, आइए इस आर्टिकल को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आईआर से इसको एसोसिएट करेंगे और एक पहले बेसिक फैक्ट फिर आर्टिकल पर जाएंगे। डू नो अबाउट नेहरूज फॉरवर्ड पॉलिसी? अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब 1962 का वॉर हुआ था, याद होगा आपको इसके बारे में, सिनो इंडिया वॉर, और इसका खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। अभी तक ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मल नहीं हुई। और 1962 के वॉर के पहले एक ऐसी कंडीशन बन रही थी और कि वहाँ पर जो जो इंडिया चाइना का पूरा लाइन है, बाउंड्री लाइंस को क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो ये देखा गया कि इंडिया की तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ चाइना की तरफ हो रही थी। जैसे कहाँ पर हो रही थी? धोला पोस्ट है, धोला पोस्ट जो कि चाइनीज़ टेरिटरी में पड़ता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये वहाँ पर पड़ता है ढोला पोस्ट, मैकमोहन लाइन के उस तरफ। और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। दिन प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, ठीक है? और जब वो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू किया गया तब चाइना अग्रेसिव हो गया। इसके पहले चाइना की स्थिति जब इनिशियल 1962 में देखते हैं तो बहुत अच्छी नहीं थी स्थिति, मतलब वो ऑलरेडी बहुत क्राइसिस से गुजर रहे थे। ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस चल रहा था और वो किसी भी वॉर के मूड में नहीं थे। लेकिन जब ये देखा गया कि इंडिया की तरफ से कुछ एक्टिविटी हो रही है और वहाँ पर पोस्ट वगैरह बनाए जा रहे हैं, चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, तो सिचुएशन बहुत ही वर्स हो गई और फिर चाइना ने अटैक कर दिया। और उसके बाद की कहानी आपको मालूम है, ठीक है? ये इसका जिक्र आर्टिकल में है, ठीक है? उसको हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी बात हमने क्यों की है। तो मेन आर्टिकल पर चलते हैं। राइटर ये कह रहे हैं, यहाँ पे सारी बात राइटर ही करने वाले हैं, ठीक है? कोई भी पर्सनल व्यू यहाँ पर मेरा नहीं है या किसी का भी नहीं है। और आपको भी थोड़ा सा अवेयर रहना है ऐसे आर्टिकल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं कहीं पर, तो ठीक है। सो 1962 का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें सबसे बड़ा डिबेट आज तक का ये है कि कारण क्या है? कारण चाइना का नेशनल हाईवे 219 है या फिर नेहरू की मिसगाइडेड फॉरवर्ड पॉलिसी है? तो आपको फॉरवर्ड पॉलिसी तो मालूम चल गया कि क्या था। इंडिया के द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ हुई मैकमोहन लाइन के उस तरफ, और ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न, ये चाइना का नेशनल हाईवे वाला क्या है, तो आप जिसको न्यू इमेज में देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो हाईवे पूरी बनी है 219 नंबर है ये नेशनल हाईवे का, चाइना का ये हाईवे है और ये अक्साई चीन वाले रीजन से ऐसे होकर के गुजरता है, ठीक है? तो ये हमारा इंडिया है और यहाँ से आप देखिए इस तरीके से होकर के गुजरता है। ये क्या ये डिस्प्यूट का मुद्दा है? तो इसमें आज तक बहुत ज़्यादा डिबेट चलता आया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल में देखते हैं क्या कहा जा रहा है।
चाइनीज टू देयर 1959 क्लेम लाइन इन लद्दाख फिजिकल कंट्रोल, कितना कंट्रोल है आप इसको भी ध्यान रखिए। ये उसके बाद की जो स्थिति वहाँ पर बनी, लद्दाख में बनी या अक्साई चीन वाले एरिया में बनी, वो कुछ इस तरीके से थी। फेस ऑफ हुआ, दोनों के बीच में झड़प हुई और बाद की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हुई और एक बहुत बड़ा फेलियर हम कह सकते हैं यहाँ पर। जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है या गवर्नमेंट डिसीजन होते हैं या जो डिसीजन मेकर के द्वारा लिया गया डिसीजन होता है, उसका एक बड़ा फेलियर का एग्जाम्पल यहाँ 1962 के वॉर से दिखता है हमारे हिस्ट्री में जाकर के। ठीक है, सो सिनो इंडियन बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। इस हार को भी अलग तरीके से दर्दन प्राइम मिनिस्टर ने बताने की कोशिश की। आपको दिखेगा आर्टिकल जब आप पढ़ रहे होंगे तो उनके स्टेटमेंट भी दिखेंगे। स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा, जवाहरलाल नेहरू साहब ने ये कहा कि वो जो एरिया जो कि बैरन है, जहाँ पर कोई घास नहीं है और वहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन का कोई सोर्स नहीं है, तो अगर वो चला भी जाता है तो इट इज़ नॉट अ बिग डील। ये सब बातें कही गई उस समय के का जो पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन था भारत में, वो कुछ इस तरीके से था। खैर, बहुत समय के बाद जनरली ये होता है कि जब भी इस तरीके से वॉर होता है उसके बाद कुछ एग्रीमेंट होते हैं, सलाह होती है, पीस ट्रीटी होती है। तो देखिए बहुत समय के बाद 1993 में जाकर के एक एग्रीमेंट होता है, नाम था BPTA। क्या नाम था? BPTA, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। और इसके पहले 1987 में भी एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन ऑलरेडी हो चुका था। फिर ये ट्रीटी की जाती है और माना गया कि भाई ये जो ट्रीटी है अब ये दोनों देशों के जो आर्मी है उनको बातचीत करने में या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखने में मदद करेगा। तो म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये ट्रीटी। लेकिन अभी देख लीजिए जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है उसमें 22 से ज़्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं और उससे आपको लग रहा है कि स्थिति क्या हो रही है। हालांकि अब तो सिचुएशन नॉर्मल होने की कगार पर है, बट अभी तक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन की सिचुएशन बनी हुई थी। अब जिक्र करते हैं आर्टिकल में राइटर चाइना का। तो चाइना की क्या पॉलिसी रही है, आपने कभी सोचा है? चाइना के क्या एम्बिशन रहे हैं? चाइना के एम्बिशन और साथ में एशियन राइवलरी, दोनों के एंगल से आप सोचिए, आपको पूरा पिक्चर क्लियर कट दिखाई देगा। चाइना एक तरफ अपना एक बहुत बड़ा एम्बिशन लेके चलता है, उसको ग्रेट पावर बनना है, ठीक है, अपने आप को बेस्ट बनाना है और सुपर पावर बनाना है। साथ ही न्यूक्लियर आर्सेनल एक्वायर करना है एज मच एज दे कैन, अपनी टेरिटरी को बढ़ाते जाना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी हम उसका एक पार्ट देखते हैं। साथ में ये भी है कि जो एशियन राइवल हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, और उसमें से इंडिया भी एक है। आपको मालूम है इंडिया अपने आप में एक बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, बड़ा देश है, सॉफ्ट पावर है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया का बोलबाला है। और ऐसे में चाइना की हमेशा ये कोशिश होती है कि भारत को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, कैसे दबाया जाए, और उसमें एक हथियार पाकिस्तान को भी यूज़ करता है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन्स को बनाए रखना भी एक उद्देश्य है चाइना का। ये सारी बातें आर्टिकल में कही जा रही हैं और ये आपको मालूम भी हैं क्योंकि इसके कई सारे प्रमाण अभी तक मिले हुए हैं। चाइना ग्रैंड स्ट्रेटजी, चाइना की इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजी रही है कि कैसे इंडिया पर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया जाए, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया जाए, कैसे अपने यहाँ पर अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को, देखिए हमने तो एक नेहरू फॉरवर्ड पॉलिसी का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि चाइना भी उसी पॉलिसी को यूज़ करते हुए और हक से यहाँ की ज़मीन, हमारी ज़मीन लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है चाइना की। इंडिया कैन नॉट कंटिन्यू टू रिमेन रिएक्टिव मोड, ये बिल्कुल सही बात है कि हमेशा भारत इसी रिएक्टिव मोड में नहीं रह सकता। तो ये आज जो इतना डिस्प्यूट है LAC के ऊपर, उसको रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर एक व्यू लिया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कभी ऐसे में या आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। केनिथ वॉल्स का व्यू है, इसमें इनका कहना है कि अगर किसी स्टेट की संप्रभुता पर बात उठ जाती है और उसको हेजेमनी पर थ्रेट होता है, हेजेमनी थ्रेट होता है, तो उनके पास 3 ऑप्शन होता है। जो स्टेट है उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला है कि वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को बढ़ाए, यानी कि अपने यहाँ पर आप डिफेंस में अपने आप को मजबूत करो, इकोनॉमिकली मजबूत करो। दूसरा है रिस्टोर पावर बैलेंस, आप
अदर पावर बैलेंस करो, रिस्टोर करो। जैसे कि आपको याद होगा 1971 वॉर के समय में इंदिरा गांधी ने एक अच्छी पॉलिसी को यूज़ किया था। वो मदद के लिए यूएसआर के पास जाती हैं, इवन यूएसए के पास भी जाती हैं। मदद यूएसआर ने की थी उस समय इंदिरा गांधी की। तो इस तरीके से पावर बैलेंस किया जाए। आज के टर्म में देखिए तो आज इंडिया अमेरिका का रिलेशन, आज क्वाड जो क्वाड्रिलेटरल पूरा एंगल बन रहा है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का रिलेशन, तो एक तरीके से पावर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। और तीसरा स्टेप होता है जो कि लास्ट रिजॉर्ट होता है कि आपने पावर बैलेंस कर लिया एंड देन हेजमॉन्स बैंड वैगन मतलब होता है कि आप अब सीधा चढ़ाई करो। आपने पूरी तैयारी कर ली है, आपने पावर बैलेंस कर लिया है और अब आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी संप्रभुता पर कोई बात उठती है तो। अ क्वेश्चन टू मिलिट्री, हाँ, मिलिट्री से भी क्वेश्चन किया जाता है कि नाउ यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है कि जो इंडिया के डिसीजन मेकर हैं उनको अपनी मिलिट्री से भी ये बात पूछनी होगी। ये हम जब हम फर्स्ट लेवल की बात करते हैं कि ओन स्ट्रेंथ, कि भाई हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, अगर हम ऐसा कोई भी काम जो इस एडवर्सरीज के अगेंस्ट में करते हैं तो हम कितना सस्टेन कर पाएंगे, इसको कॉम्बैट करने के लिए करते हो कितना सस्टेन कर पाएंगे, ये हमें मालूम होना चाहिए। और इस समय में कई सारी पॉलिसीज़ हैं जिसको साइडलाइन किया जाता है, जैसे कि नैम वगैरह का क्या उद्देश्य होता है कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन 1971 के वॉर में इंदिरा गांधी ने हेल्प लिया था यूएसआर का। तो इस तरीके की पॉलिसीज़ को आपको अपनाना पड़ता है और अल्टीमेटली यही कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है, देखिए उसमें पॉलिटिक्स किस तरीके से मोल्ड हो रही है। आज चाइना भले ही भारत से हर बात पर भिड़ रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि चाइना हर तरफ, हर फ्रंट को खोले हुए है। एक तरफ साउथ चाइना सी में चाइना की एक्टिविटीज़ का बढ़ना, ये आज न्यूज़ में भी हम देखेंगे। दूसरी तरफ हांगकांग का पूरा इशू, ताइवान का इशू, ये हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। और ट्रंप के साथ तो आपको मालूम ही है कि अमेरिका के साथ जो उनका ट्रेड डिस्प्यूट इतने दिनों से चलता आ रहा है, और अब भारत। तो ये हर किसी के साथ चाइना फ्रंट खोल करके ये बिल्कुल नहीं सोच सकता कि वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पर है। यहाँ पर इंडिया को पावर को बैलेंस करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं भारत ऐसा करने में लगा हुआ भी है, जुटा हुआ भी है। इंडियन ओशन में कैसे ये स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका ऑब्वियसली एक फ्रेंड ढूंढ रहा है काउंटर करने के लिए चाइना को, और उसके लिए उसको जो सबसे अच्छा दोस्त नज़र आ सकता है वो भारत है। तो इस तरीके से पावर बैलेंस करने की भी कोशिश लगातार जारी है। अगला आर्टिकल कैनबरा कनेक्ट, छोटा सा आर्टिकल, बहुत ही ब्रीफ में जाएंगे हम इसमें। आईआर से इसको एसोसिएट करेंगे जीएस पेपर 2 में, बायलैटरल रिलेशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया था डिटेल में, जो लोग नए लोग हैं उनको हम बता देते हैं, बहुत ही सिंपल से शब्द में आपको समझना है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन का जिक्र अभी इसलिए आया है बिकॉज एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। वर्चुअल मीटिंग का मतलब ऑनलाइन मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दोनों देश के प्रधानमंत्री के बीच में बात हुई है, कई सारे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे बीच में क्या क्या समानता है। तो आपने भी, अगर आप में से जो भी क्रिकेट के फ़ैन हैं उन्होंने क्रिकेट देखा होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज़्यादा। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे बीच में कॉमन है। हमारे बीच में यहाँ के जो 7 लाख लोग जो इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में हैं और वहाँ की इकोनॉमी में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, वो हमारे बीच में एक स्टेबिलिटी का कारण है। और इसमें एक ये भी ज़िक्र है जो हमने पहले आपको बताया हुआ है कि बीच में 1986 से लेकर के 2014 के बीच में एक गैप आ गया और उस गैप का फ़ायदा चाइना ने उठाया और वो ऑस्ट्रेलिया के करीब होता चला गया। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर चाइना है वो लगातार ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपना असर्टिव नेचर शो कर रहा है, एक डोमिनेंस बिहेवियर शो कर रहा है। और साथ में अमेरिका के साथ जो इनका ट्रेड डिस्प्यूट है वो भी इस बात से बाकी इकोनॉमी को सतर्क कर रहा है कि चाइना का एक्चुअल में मोटिव है क्या, किस तरीके का कॉपरेशन चाइना बाकी देशों से चाह रहा है। और दूसरी तरफ एक अलग जोन क्रिएट हो रहा है जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया, इन सब का जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हमारा कई जगह पर इक्वल कोऑपरेशन है, कई प्लेटफॉर्म पर हम साथ हैं, हमने डिस्कस किया था G20 में हम साथ हैं। इसके अलावा IORA है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, वहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ हैं। इसके अलावा इंडियन ओशन का जो रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बनाना
साथ में ओशन का इंटरेस्ट, ब्लू इकोनॉमी, एनवायरनमेंट पर भी आगे बात होने की कोशिश हो रही है। तो ये, और साथ ही आपको मैंने बताया था फैक्ट कि एशियान कंट्री के साथ ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन बहुत अच्छा है और ये इंडिया को काफ़ी मदद करेगा रिलेशन को और स्ट्रांग बनाने में। ऑस्ट्रेलिया के पास रिजर्वॉयर बहुत अच्छा है, नेचुरल रिसोर्सेज का रिजर्वॉयर बहुत अच्छा है, एजुकेशन का रिजर्वॉयर बहुत अच्छा है, और जिसको कि भारत के पास क्या है, इतनी बड़ी आबादी है। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे? ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज तो है, अगर वो उसका यूज़ ना हो, यूटिलाइज ना हो, तो वो किसी काम का नहीं है। भारत के पास इतना बड़ा वर्क फोर्स है, इतना बड़ा लेबर फोर्स है, जिसको कि दोनों मिलके कोऑपरेट कर सकते हैं। और ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर एम्फेसिस दिया जा रहा है। साइबर फील्ड में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक, लॉजिस्टिक और साइबर, ये तीनों टर्म्स में हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ गैप भी है। गैप इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जब हम बात आरसीईपी की करते हैं, आपको याद होगा भारत ने आरसीईपी को ज्वाइन करने से मना कर दिया है अभी, और इसलिए किया है क्योंकि भारत को लगता है कि इसमें ज्वाइन करने से भारत का नुकसान हो जाएगा, बिकॉज ऑफ चाइना इज द लीडिंग नेशन जो उसमें है। लेकिन इसके बहुत कट्टर सपोर्टर हैं मॉरिसन साहब, जो कि प्रधानमंत्री है वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, वो इसके काफ़ी कट्टर सपोर्टर हैं। तो ये दोनों के व्यू में अब यहाँ पे थोड़ा सा जो बिग लीडर का व्यू है और इकोनॉमिक व्यू है, वो यहाँ पे गैप आता है। एंड इनएबिलिटी टू रैप अप द न्यू बायलैटरल ट्रेड निगोसिएशन। अब इंडिया के लिए भी ये कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से निगोसिएशन है, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए भारत को। अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको इन रिलेशन को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, और जो इंडो पैसिफिक का इंटरेस्ट है उसको बनाए रखना होगा। अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे जेंडर गैप से। ठीक है, पेपर 1 में आ जाएगा सोशल जस्टिस। तो आपको बता दें, बहुत ही सिंपल, फटाफट देख लेते हैं इसको। CPHS, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे, ये इसके द्वारा ये जो सर्वे किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये आपको पता होना चाहिए। CMEI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके द्वारा ये सर्वे किया गया। और इस सर्वे में क्या पता चला? सर्वे में पता चला कि एक साल में 2019 से 20 में जो टोटल एम्प्लॉयड लोग थे वो कितने थे? 403 मिलियन लोग थे। अब जब हम अप्रैल के बाद की स्थिति देखते हैं 2020 में, तो ये 30% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जो नंबर था, डाटा फिगर था, 30% कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब अब एम्प्लॉयमेंट कितना रह गया? 70% पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, कारण तो मालूम ही है, पेंडेमिक बहुत बड़ा कारण रहा। पूरे विश्व की हालत गंभीर है। इंडिया के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जेंडर गैप जो है वो कितना है। देखिए, जब एजुकेशन के टर्म्स में निकाला जाता है तो यहाँ पर जेंडर गैप कम हुआ है। ये फैक्ट याद रखना है आपको कि 2004-05 से 2017-18 का जो डाटा है उसमें जेंडर गैप कम हुआ है मेल फीमेल में। लेकिन जब हम जॉब की बात करते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये गैप बढ़ गया है। ठीक है, मतलब फीमेल और मेल को जो जॉब मिलती है और जॉब करते हैं उसमें गैप बढ़ गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 4 क्वेश्चंस उठाए गए हैं। पहला तो ये कि ये जो जेंडर गैप वर्क फोर्स में दिख रहा है, वर्क पार्टिसिपेशन में दिख रहा है, क्या ये लॉकडाउन और रिसेशन की वजह से है? दूसरा सवाल, वुमेन हु आर ऑलरेडी इन लेबर फोर्स वर मोर वल्नरेबल टू जॉब लॉसेस कंपेयर टू मैन। तो जो लोग लेबर फोर्स में हैं, क्या उनकी जॉब ज़्यादा जा रही है कंपेयर टू मैन? इसका हम आगे जिक्र करेंगे। आर सोशो इकोनॉमिकली एडवांटेजेस कास्ट ग्रुप मोर वल्नरेबल टू द अपर कास्ट। जो कास्ट वहाँ पे डिस्पैरिटी है, जो डिसएडवांटेज कंडीशन में कास्ट ग्रुप हैं, जैसे कि SC ST कम्युनिटीज़ हैं, जो सोशो इकोनॉमिकली वीक हैं, क्या वो वल्नरेबल है ज़्यादा अपर कास्ट से? चौथा सवाल पूछा जा रहा है कि पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन न्यूट्रल एंड रिस्पेक्ट टू सोशल आइडेंटिटी एंड आउटकम वर्स फॉर द ग्रुप एंड दैट आर ऑलरेडी डिसएडवांटेजेस। तो इससे पेंडेमिक की वजह से कितना फ़र्क आया है टोटल, अगर हम सोशली देखते हैं ओवरऑल। तो अब इसका एग्जाम्पल, इसका ये आंसर एक एक करके देना शुरू करते हैं कि जो जॉब लॉस हुआ है उसमें 2 डायमेंशन पहले जिक्र करते हैं, वुमन सेंट्रिक और कास्ट सेंट्रिक। ठीक है, कास्ट के डायमेंशन से जॉब कितना लॉस हुआ है, और वुमन का एज कम्पेयर टू मेन जॉब कितना लॉस हुआ है। तो रिलेटिवली ज़्यादा जॉब गई है वुमेंस की, ये बताते हैं जेंडर एंड कास्ट डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, खास करके जो रूरल वुमन हैं लोअर कास्ट में,
तो वुमन और दलित ये दो लोग हैं जिनकी जॉब ज़्यादा गई है, याद रखना है। तो रूरल वुमन की जॉब ज़्यादा गई है एज़ कम्पेयर टू अर्बन वुमन, और दलित जो शेड्यूल कास्ट से हैं वो सफ़र कर रहे हैं ज़्यादा जॉब लॉस को एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट। ठीक है, तो ये डाटा है, एक फैक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। रूरल वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट हैज़ सफ़र्ड द मैक्सिमम रिलेटिव लॉस। रूरल एरिया में जो महिलाएं काम करती हैं उनका मैक्सिमम जॉब लॉस हुआ है कंपेयर टू मेन, याद रखना है। जो ऑलरेडी जॉब में थे उनकी जॉब ज़्यादा गई है अगर हम मेन से कंपेयर करते हैं। तो ये एक और डाटा है, इन डाटा को आप ध्यान से देख सकते हैं। ये बेसिकली आपको आंसर राइटिंग में काम आएगा। फिगर एंड पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, वुमेन की जॉब आखिर क्यों जा रही है, क्यों लोग उनको काम से निकाल रहे हैं, या फिर क्या एक्चुअल कंडीशन है, कहीं वो खुद तो जॉब नहीं छोड़ रही हैं। तो ये सब कंडीशन आपको जाना है, इसके लिए डाटा क्लियर होना चाहिए। अ प्रिविलेज ऑफ रिस्की एंड हजार्डस जॉब, तो जो वुमेन है और दलित हैं उसमें देखिए, जो एक तो वुमेन खास तौर पर आशा वर्कर की तरह काम करती हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो गांव में काम करती हैं। आपने कई बार सुना होगा, स्कीम्स इनको दिए जाते हैं ताकि ये वहाँ महिलाओं से मिल सके, उनको अवेयर कर सके। वहीं जो दलित पीपल हैं वो काफ़ी रिस्की जॉब में होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हो गए, और एक्सक्लूसिवली दलित, तो उनका जो काम होता है वो काफ़ी खतरे से भरा हुआ भी होता है। इंडियाज़ इकोनॉमी हैज़ सफ़र्ड इवन मोर देन मोस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ लॉकडाउन। और लॉकडाउन का ये अभी माजरा है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हो रही है। न्यूज़ देख लीजिए, नेशनल में दो न्यूज़ है। सैटेलाइट इमेज देखा गया चाइना का और पाया गया कि पैंगोंग बैंक, जहां जो कि लगातार न्यूज़ में है, लद्दाख में है ये पैंगोंग बैंक, इसको शो पैंगोंग शो बोलते हैं। और यहाँ पर चाइना की एक्टिविटीज़ तो आपको मालूम है, फेस ऑफ था। इसके पीछे सैटेलाइट में ये दिखाया गया कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है चाइना के द्वारा, और ये भाई कुछ दिनों से दिखने में आ रहा है, पहले ये नहीं दिख रहा था। ICMR की स्टडी है, इसके अकॉर्डिंगली ये पता चला कि जो हैमस्टर हैं ये रोडेंट फैमिली के होते हैं। जैसे कि हम कोई भी जब नई दवाई बनाते हैं तो ये इन्हीं पर, रोडेंट पर ही चेक किया जाता है। तो माइस और हैमस्टर, इन पर चेक किया गया। ये देखा गया कि हैमस्टर का जो रिएक्शन है कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद, वो पूरी तरीके से सिमिलर है ह्यूमंस के। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि फर्स्ट डे कैसा बिहेव करते हैं, फिर 10वें दिन तक क्या स्थिति होती है, 16वें दिन में क्या होता है। तो पूरी तरीके से बिहेवियर ह्यूमन से मिलता जुलता है। दो ऑर्डिनेंस पास किया गया है यहाँ पर फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए वंस अगेन। तो जब भी आप फार्मर वाला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो इसको ज़रूर जिक्र में ला सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, और इसमें पेनल्टी को जोड़ दिया गया 25,000 रुपीज़ 10 लाख फॉर ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच वायलेट्स। तो एक और कानून है, प्रोविजन ऑफ द एक्ट द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। तो एक क्या हो गया, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, और दूसरा वाला क्या हो गया, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन। इस दोनों पर हैं कई सारे कड़े प्रावधान, कानून हैं। डिटेल में पढ़ के नोट्स ज़रूर बना लेंगे। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, APMC वगैरह के बारे में हमारी सारी बात हो चुकी है। तो आप इसको पढ़ के ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इकोनॉमी का न्यूज़, कोविड-19 का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। RBI का कहना है कि जो प्रिडिक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा स्थिति खराब है। 1 साल से ज़्यादा लग सकते हैं कोविड-19 के लॉकडाउन को रिकवर करने में। तो लगातार एक के बाद एक बैड न्यूज़ इकोनॉमी के टर्म्स में हमें मिलता जा रहा है। नेशन वाइड लॉकडाउन एज वेल एज स्लम्प इन द इकोनॉमी हैव लेड टू सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द बिजनेस एंड मोस्ट सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर इंटरनेट सेक्टर। तो कई सारे सेक्टर्स जो काफ़ी लॉस में गए हैं, उनमें से कुछ सेक्टर्स के नाम हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये पता होना चाहिए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन, UNHRC जिसको आप बोलते हैं, उनके द्वारा एक बात आई, एक बात को अलार्म की तरह पेश किया गया और कहा गया कि एशिया पैसिफिक रीजन में इंक्लूडिंग इंडिया कोविड-19 के दौरान कुछ ऐसे लॉ लाए जा रहे हैं जो लोगों के राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बात है वो किस हद तक सही है, इसके लिए कुछ इस रिपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे कि
मुंबई में एक कानून लाया गया है और उस कानून में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं मानता है तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है उनको आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो नहीं दिया जा रहा और इसीलिए इस पर पूरी बातचीत चल रही है और इस पर इंडिया अपना एक अलग ग्रुप बना रहा है जिसमें इसको काउंटर किया जा रहा है कि इस समय में जब आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि क्या हुआ था मुंबई में, एक व्हाट्सएप मैसेज स्प्रेड होता है और ये कहा जाता है कि आप सभी को आपके घर पर पहुंचाया जाएगा, आप बस स्टैंड पर चले जाएं और सारे लोग भीड़ बना करके वहां चले जाते हैं। दिल्ली का आनंद विहार का केस, तो इस तरीके से जब इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती हैं तो वो वाइड लेवल पर हार्मफुल इन्फॉर्मेशन होते हैं और उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आज कोरोना वायरस जो है वो बहुत ही डेंजर है लोगों के लिए। तो इस तरीके के जवाब तैयार किए जा रहे हैं। यूएस मिलिट्री कमांडर ने भी ये कहा है कि चाइना का साउथ चाइना सी में एक्टिविटी बढ़ता जा रहा है और आरोप ये है कि कोविड-19 के मद्देनज़र और इसके आड़ में छुप करके चाइना अपनी टेरिटरी क्लेम को लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो लोगों को अवेयर किया जा रहा है। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इसको ज़रूर देख लें और लिखें ज़रूर। रिक्वेस्ट है, इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिले और आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग जान जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर है। ठीक है, आज टाइम बहुत ज़्यादा लगे इसलिए इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ रुक करके इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। तो प्रीवियस डे का हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? नारवा, गरवा, घुरवा एंड बारी। आंसर इज छत्तीसगढ़। पूछा गया है कौन से राज्य से एसोसिएटेड है। दूसरा सवाल, डेजर्ट लोकस्ट। आपको याद है डेजर्ट लोकस्ट पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो डेजर्ट लोकस्ट का पूरा लोकेशन याद करिएगा, रट लीजिएगा। बांग्लादेश का एरिया इसमें नहीं आता, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। हमने कल डिस्कस किया था कि प्लेग सिचुएशन क्रिएट कर देता है ये। तीसरा, G7 को लेकर के क्वेश्चन है और यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके ओरिजिन की हमने बात की थी, G7 कब बनाया गया था, कौन कौन से देश हैं इसमें। रशिया G8 में हुआ करता था, G7 में नहीं है। तो ये बिल्कुल दोनों सही स्टेटमेंट है, सी होगा इसका आंसर। और चौथा है, वुडहेड कमीशन किससे संबंधित है? तो ये जो कमीशन है वो फेमाइन से संबंधित था। आपको याद होगा ये प्री इंडिपेंडेंस बना था, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। और एमएसएमईज़ के कंडीशन के डिटेरियोरेट होने में कौन कौन सा कारण माना जाता है? तो ये तीनों ही कारण यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी इंट्रोडक्शन और कोविड-19। आंसर इज सी। तो आई होप आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो बताइए ज़रूर, बहुत खुशी मिलती है अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ करके। आंसर बताएंगे तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।